नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंडर्स। मैं बड़े टाइम से लॉन्ग वीडियोस नहीं बना रहा था। उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं शॉर्ट्स पर थोड़ा फोकस कर रहा था। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि एक सीरीज़ बनाई जाए जो कि मैं आज से ही कंटिन्यू करूँगा। नया साल है, नया दिन है, तो कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक कि आपको 2 जनवरी को देखने को मिलेगी। तो हम इस पूरी लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे, एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, धीरे धीरे मैं आपके सामने लेके आऊँगा। आज लेक्चर 1 है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने की, क्यों हमें इंडियन हिस्ट्री को, एशियंट हिस्ट्री को स्टडी करना चाहिए। वो चीज़ हम डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात हमें ये समझना चाहिए कि एशियंट का मतलब क्या है। मतलब बहुत पुराना, बहुत पुराना, पर कितना। अगर हम रेडियो कार्बन डेटिंग करें, अगर वो चीज़ बहुत पुरानी है, बीसी है ना, बिफोर क्रिश्चियन एरा है ना, बिफोर कॉमन एरा, अगर हम बोले सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो अगर इसमें चल रही है तो हम उसको इंडियन पर्सपेक्टिव में एशियंट कंसीडर करते हैं। 800-900 एडी तक, तो बीसी और एडी 800-900 तो हम एशियंट के अंदर पढ़ते हैं। समवट 600, 700, 800, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइम है, तो ये एशियंट है। एंड एशियंट हिस्ट्री को स्टडी करने का पर्सपेक्टिव यही है कि हमारी जो रूट्स हैं, हम कहाँ से डेवलप हुए, हम कहाँ से ओरिजिनेट हुए, ये चीज़ हमें पता चलती है एशियंट इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, अगर हम अपनी एशियंट इंडियन हिस्ट्री को मतलब कि उसको पढ़ें, तो हमें सबसे पहला पॉइंट दिखता है कि भारत के अंदर डाइवर्सिटी स्टार्टिंग से ही एग्जिस्ट करती थी। अगर हम एक ही एग्जांपल लें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक जैसी सिविलाइजेशन नहीं थी। उसमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन और चालकोलिथिक कल्चर, अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहली बात तो इंडस का मतलब क्या है, एक रिवर है। वैली का मतलब क्या है कि वो जो रिवर के आसपास और साइड में थोड़ी बहुत माउंटेन्स और बीच में जो एरिया है उसको हम वैली बोलते हैं। सिविलाइजेशन, सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब कि, ठीक है। तो सभ्यता को, सिविलाइजेशन को सभ्यता कब बोला जाता है, तो जब कोई ह्यूमन लिखना पढ़ना सीख ले, वो सिविलाइज हो जाता है, उसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम सिविलाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वहाँ के लोग पढ़ना लिखना सीख गए हैं, इसी कारण से हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर की भी अगर हम डिटेल में स्टडी करें, आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे उस चीज़ को, तो हमें पता चलेगा कि उसमें भी डाइवर्सिटी, मतलब कि अलग अलग, जैसे मोहनजोदारो हो गया, इनाम गांव वगैरह, ये सब हो गया। तो यहाँ के जो डिफरेंट लोग हैं ना, हड़प्पन लोग हो गए, इनके मान्यता अलग थी, लोथल के लोगों की मान्यता अलग थी, डेवलपमेंट क्राइटेरिया अलग थे। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास होने के बावजूद एक ऐसा, जैसे कि आहार कल्चर हो गया, चालकुलिथी कल्चर हो गया, ठीक है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के से ट्रेड करता था, लेकिन फार इन्फीरियर था। वो रूरल इकोनॉमी थी और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो अर्बन इकोनॉमी थी। तो डाइवर्सिटी स्टार्टिंग से ही जो है वो केटर होती रही है, सिंपल सी बात, इंडिया के अंदर। तो यहाँ से अगर हम इसको स्टडी करें, तो अब जो मॉडर्न भारत है, इसके अंदर वेरियस रिलीजन है, वेरियस कास्ट है, वेरियस क्रीड है। तो हमें इन सब की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कई बार क्या होता है कि एक मेजोरिटी दूसरी माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करती है। तो हम उस चीज़ को कैसे क्या करें कि नेगेट करें, और कैसे हम ये बताएं कि देखो स्टार्टिंग से ही हमारे देश में डाइवर्सिटी थी, तो हमें डाइवर्सिटी के साथ जीना सीखना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हिस्ट्री काम करती है और हमें ये बताने में काम करती है, देखो डाइवर्सिटी, माइनॉरिटीज़ पहले भी थी, लेकिन मेजोरिटी ने कभी भी उनका मतलब कि नेगेटिव नहीं किया, कभी भी उनका गलत नहीं किया। तो यहाँ से पता चलता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है ना। एंड मैं कौन सी बुक रेफ़र कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड बुक है जो कि सभी रेफ़र करते हैं, मैं वही बुक को रेफ़र कर रहा हूँ आपको ये लेक्चर लेते हुए। ठीक है ना, तो इंडियन कल्चर की ये बात होगी, सिंपल सी बात। ठीक है ना। एंड और डाइवर्सिटी क्या है कि हर जगह पर
जैसे कि मैंने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन तरह की सिविलाइजेशन थी। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन ओरिजिनेट हुई। वैदिक का मतलब है वेदास, जहाँ पे मतलब कि आर्यंस का रूल रहा। आर्यंस की आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी आई कि आर्यंस जो थे वो आर्कटिक वगैरह से आए हुए थे, ठीक है ना। तो जो भी थे, बट हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो है, जो मेजर तौर पर एक कल्चर ओरिजिनेट हुआ वो वैदिक कल्चर ओरिजिनेट हुआ। एंड उसमें भी डाइवर्सिटी थी, और उसमें भी कालखंड थे, लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक, एंड उसमें भी वेरियस बुक्स के अकॉर्डिंग वो भी एक सिविलाइजेशन थी। क्यों सिविलाइजेशन थी? वहाँ पे वेदास लिखे गए, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, पढ़ेंगे हम डिटेल में क्या होते हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर। धीरे धीरे हम इस चीज़ को कवर करते रहेंगे। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई एंड उसके बाद जो ये वैदिक पीरियड आया, वैदिक पीरियड के अंदर सरस्वती रिवर जो है उसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस और बढ़ी। एंड उसके बाद लेटर पीरियड्स के अंदर 600 BC समवट लेटर्स जो कालखंड आता है मगधा के टाइम पे, तो उस टाइम पे गंगा की जो गंगा जो रिवर है उसकी इम्पोर्टेंस भी ओरिजिनेट धीरे धीरे हुई, ठीक है। वहाँ पर भी सिविलाइजेशन जो है ओरिजिनेट होने लगी। तो अगर हम पैरेलली देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक जो कल्चर है, एंड उसके बाद जो गंगेटिक प्लेन्स के ऊपर जो कल्चर ओरिजिनेट हुआ, इन सब में भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यही पता चलता है कि डाइवर्सिटी तो थी, लेकिन डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं था कि लोग कंप्लीटली एक दूसरे से बहुत सेपरेट थे, नहीं। हाँ, ऐसा कहना गलत होगा, डाइवर्सिटी थी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन जो वे ऑफ लिविंग था वो बिल्कुल सेम था, ठीक है। इसी कारण से भारत के अंदर डाइवर्सिटी तो ओरिजिनेट हुई, लेकिन एक कोहेशन फोर्स की तरह। तो यहाँ से एक टर्म निकल कर आती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो भारत के अंदर हमेशा डाइवर्सिटी तो रही है, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी भी रही है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब चलते हैं और भी क्या क्या सीखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर हम एशियंट की बात करें, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो वहाँ पे जो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ, ब्रोस्टोफ्रेडन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ, जो कि अभी तक डेसिफर नहीं हो पाई है, जो कि राइट से स्टार्ट होती है लिखना और लेफ़्ट तक चलती है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ वैदिक सिविलाइजेशन, जहाँ पे वेदास लिखे गए, तो वो संस्कृत में लिखे गए। एंड उसके बाद जो है, अगर मैं बात करूँ मगधा पीरियड, एंड जहाँ पे जिस कालखंड के अंदर बुद्धा थे, महावीरा थे, जहाँ पे वेरियस सेक्ट्स ओरिजिनेट हुए, उस टाइम पर बहुत सारी भाषाओं का, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स का प्रचलन हुआ। जैसे कि अरेमिक भाषा हो गई, ग्रीक भाषा हो गई, एंड प्रकृत हो गई, एंड स्क्रिप्ट्स भी बहुत सारी थी। ग्रीक स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल हुआ, अरेमरिक स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल हुआ, एंड अर्मेनियन स्क्रिप्ट्स भी हैं, एंड इसके बाद ब्रह्मी स्क्रिप्ट भी हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी थी, ठीक है ना। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले, ठीक है ना। तो यहाँ से भी पता चलता है कि कल्चरल लेवल पर भी डाइवर्सिटी थी भारत के अंदर, लिंग्विस्टिक लेवल पर भी डाइवर्सिटी थी भारत के अंदर, और लिटरेरी जो कि लिखने के सोर्स होते हैं उस लेवल पर भी डाइवर्सिटी थी, ठीक है ना। लेकिन कभी भी ये डाइवर्सिटी ने भारत को भारत होने से नहीं रोका, है ना। कभी भी एक मेजोरिटी ने, हालांकि बहुत इंसिडेंट्स हैं कि मेजोरिटी ने परसिक्यूट किया माइनॉरिटी को, लेकिन रेगुलर ऐसे इंसिडेंट नहीं मिलते कि मेजोरिटी हमेशा ही परसिक्यूट करती थी माइनॉरिटी को, ठीक है ना। ऐसे कोई भी ज़्यादा इंसिडेंट्स देखने को नहीं मिले हैं, सिंपल सी बात। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारे यहाँ पर क्या थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी, है ना, वेरियस लेवल पर, ठीक है। तो आगे भी हम इस बुक के अंदर बड़ी अच्छी बात दे रखी है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट, ठीक है ना। एंड ये तो हो गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लिटरेरी, और भी है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। जैसे कि अगर हम बात करें, तो जैसे कि अगर मैं किसकी बात करूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर वेरियस सील्स आपको देखने को मिलती हैं। वो सील्स क्या करती हैं, वो ट्रेड के काम आती हैं, ठीक है ना। एंड जब हम क्या करते हैं, उस सील्स को स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे वेरियस
आपको सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं, लोटस या फिर पशुपतिनाथ सील आप देख रहे हैं, तो पशुपतिनाथ सील के अंदर आपको वेरियस एनिमल्स और प्रोटोशिवा का एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप देखें उस टाइम पर तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम के बाद जैसे जैसे मतलब कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, अगर हम प्रॉपरली मैं बात करूँ लेटर वैदिक पीरियड की, मतलब 600 बीसी के करीब करीब की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर जो है करेंसी ओरिजिनेट होती है, कॉइन्स ओरिजिनेट होते हैं, सिंपल सी बात, जिनके अंदर वैल्यू इनबिल्ट होती है, जैसे सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, या फिर है ना लेड के कॉइन्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। एंड ये जो जब कॉइन्स ओरिजिनेट हुए तो इसमें भी देखो डाइवर्सिटी देखने को मिली। कईयों के कॉइन्स बड़े सिंपलर थे, कईयों के अंदर पूरा जो, जैसे कुशानास के जो कॉइन थे उनको हम सबसे बढ़िया मानते हैं, गोल्ड कॉइन, लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स भी उन्होंने इशूड किए, ठीक है ना, गुप्ता कॉइन्स हो गए, ठीक है ना। तो करेंसीज के अंदर भी हमें क्या है कि डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लेकिन इस डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि ट्रेड होने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना। ट्रेड हो रहा था वेरियस डायनेस्टीज़ के बीच में, ट्रेड हो रहा था भारत और ग्रीक सिविलाइजेशन या फिर रोमन सिविलाइजेशन, इन सब के बीच में, डिस्पाइट की डाइवर्सिटी थी, ठीक है। तो डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, को एग्जिस्ट करती थी डाइवर्सिटी भारत के अंदर, और अभी भी करती है और करती रहेगी। बिकॉज अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था के मोहम्मद का, तो वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने बोला कि जो भारत का ओरिजिन है, या फिर अगर मॉडर्न इंसान को, मॉडर्न पीपल को कोई भी रिलीजन को चाहता है कि वो कोई रिलीजन को एक्सेप्ट करे, तो हिंदुज़म को एक्सेप्ट करे, बिकॉज ये सबसे लिबरल रिलीजन है, ठीक है ना। वैसे ही तो हिंदुज़म एक वे ऑफ लाइफ है जो कि ओरिजिनेट होता रहा, एंड जिसके अंदर डाइवर्सिटी को जो जो आता रहा इसके अंदर एक्यूमुलेट होता रहा, ठीक है ना। तो इसी कारण से भारत के अंदर डाइवर्सिटी ओरिजिनेट होती रही। तो मेन क्रक्स इस वीडियो का यही है कि हमारी जो सिविलाइजेशंस है, हमारी जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री एक सिंबल है कि भारत जो है ना वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का सिंबल है, कि इसके अंदर जो भी आया इसने उसको अपने अंदर संभाल लिया, इसने सबको अपने अंदर समाहित कर कर एक ऐसी सिविलाइजेशन क्रिएट कर दी है जिसको कोई भी मिटा नहीं सकता। एंड हर तरह के रिसोर्सेज, हर तरह के पीपल, हर तरह की एज ग्रुप के पीपल हमारे पास अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, हर मानसिकता वाले लोग हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से रह सकते हैं। जो हिंदू हैं वो भी रह सकते हैं, जो मुस्लिम हैं वो भी रह सकते हैं, जो सिख हैं, ईसाई हैं वो भी रह सकते हैं, एंड जो हिंदू नहीं भी हैं वो भी हिंदू कहलाते हैं, ये भी हिंदुइज़्म ही बोलता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड इसके अंदर एक कंसेप्ट और है कि डाइवर्सिटी को कैसे कैटर करना है, वो हमारे रिलीजन के अंदर जो यहाँ पे ओरिजिनेट हुए, जैसे कि सबसे बढ़िया श्लोक जो कि आपने सभी जगह पर सुना होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो। ये जो सभी है ये डाइवर्सिटी को कैटर करता है, और हमारी हिस्ट्री हमें ये हमेशा बताती रही है कि भारत जो है ना वो विविधताओं का देश है, ठीक है ना। और और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि वेरियस रूलर्स आए, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लूँगा मैं अकबर का एग्ज़ाम्पल लूँगा मैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। मैं लूँगा अशोका का एग्ज़ाम्पल लूँगा, ठीक है ना, जो कि हिंदू थे फिर बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए, इनफैक्ट दे कैटर टू वेरियस फेथ ऑल्सो, ठीक है ना। अकबर दीन इलाही एक नया रिलीजन बनाने की कोशिश करी, है ना। अशोका का धम्म जो है वो तो रिलीजन नहीं कंसीडर किया जाता, बट फिर भी उसने एक सोसाइटल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है डाइवर्सिटी को क्रिएट करने के लिए, बिकॉज उनको भी पता था भारत एक डाइवर्सिटी है, तो एक ऐसा सेंट्रल रिलीजन को क्रिएट किया जाए, एक सेंट्रल फिलोसफिकल थॉट क्रिएट किया जाए धम्म की तरह, दीन इलाही की तरह, ताकि इंसान अपनी चीज़ों को मानकर एक सेंट्रल कोर पॉइंट पर एग्रीड कर सके कि हाँ भाई ये चीज़ है, ठीक है ना, ये चीज़ सबको तो करनी ही करनी है। तो वो बुद्धा या फिर अशोका ने करने की कोशिश करी ताकि डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये एग्जांपल है कि डाइवर्सिटी को कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर हमें सीखना है, अगर किसी रूलर को सीखना है कि डाइवर्सिटी को कैसे क्रिएट किया जाए, तो उसे अशोका को और अकबर को पढ़ना ही चाहिए कि उन्होंने कैसे एक
दीने इलाही और धम्म बनाकर बेसिक बात जो डाइवर्सिटी है उसको कैटर करने की कोशिश करी, ठीक है ना। एंड एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वेरियस वेरियस टाइम पीरियड के ऊपर जो लिंगुआ फ्रैंका का मतलब क्या होता है, बोलने बोलचाल की भाषा। तो हर समय कालखंड के अंदर बोलने की भाषा हर जगह पर हर पीरियड में अलग अलग होती रही है, ठीक है ना। जैसे कि अभी की मैं बात करूं भारत के अंदर, तो अभी बोलने की भाषा जो है वो लिंगुआ फ्रैंका मेनली तो इंग्लिश है। इंग्लिश का मतलब क्या है कि इसके अंदर अब हिंदी और इंग्लिश जो है, इंग्लिश सॉरी, उसका मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या है कि जैसे कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो अभी तक तो हमें बहुत क्लियर नहीं है कि वहाँ पर कौन सी भाषा इस्तेमाल होती होगी, लेकिन 15th सेंचुरी बीसी के अंदर अगर हम बात करें तो जो लिंगुआ फ्रैंका रही होगी मेरे हिसाब से, या फिर बुक के हिसाब से भी वो रही होगी संस्कृत, ठीक है ना। अगर हम 600 की बात करें जो लिंगुआ फ्रैंका रही होगी वो रही होगी प्राकृत, ठीक है ना। अगर हम 400 एडी की बात करें तो उस टाइम पर भी प्राकृत और संस्कृत या फिर अपभ्रंशा एक और थी, ठीक है ना। ये 800 एडी के करीब करीब जो है ये सब, ठीक है ना। एंड अगर 1100 या फिर 1200 एडी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जो लिंगुआ फ्रैंका वो रही होगी अपभ्रंशा, या फिर जो थोड़ी बहुत जो है खड़ी बोली जो होती है वो स्टार्ट हुई होगी बोलनी। फिर उसके बाद हिंदी ओरिजिनेट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद उर्दू मतलब कि ओरिजिनेट हुई, ठीक है ना, 1600 या फिर 1700 के अप्रोक्सीमेटली। एंड इसके बाद जो है ओरिजिनेशन जो मतलब कि देखने को मिलता है कि हम इंग्लिश भी बोलने लगे। फिर अ, अब तो हमारे देश के अंदर जो है वो या तो इंग्लिश बोला जाता है मतलब कि लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर, या तो इंग्लिश बोला जाता है जो कि मैक्सिमम लोगों को समझ भी आ जाता है, ठीक है ना। मेनली तो इंग्लिश ही जो है वो लिंगुआ फ्रैंका है, ठीक है ना। तो हर कालखंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारी लिंगुआ फ्रैंका रही हैं, ठीक है ना, मतलब कि बोलचाल की भाषा रही है, ठीक है ना। तो इसी कारण से जो है भारत के अंदर वेरियस बोलीज है ना, मतलब कि वेरियस लैंग्वेजेस तो हैं, लेकिन लैंग्वेजेस की भी वेरियस ड्राइव्ड फॉर्म है, ठीक है ना। जैसे हिंदी, खड़ी हिंदी, ठीक है ना। हरियाणवी, हरियाणवी एक लैंग्वेज नहीं है, वो एक बोली है, ठीक है ना। जैसे कि राजस्थानी होगी, या फिर बेसिकली बात, ठीक है ना, जो अवधी होगी जो अवध में बोली जाती है, ठीक है ना। तो वेरियस बोली जो है वो क्रिएट हो गई। तो लैंग्वेज के तौर पर भी हमारे पास जो है लिंगुआ फ्रैंका एग्जिस्ट करते हैं, डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है लैंग्वेज के टाइम पे। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक का यही है कि अगर मैं समरी देना चाहूँ इस पूरी टॉपिक की तो यही देना चाहूँगा कि हमें हिस्ट्री पढ़कर, मेनली सबसे पहली बात तो भारत की एशियंट हिस्ट्री पढ़कर ये समझ में आता है कि एशियंट इंडिया के अंदर हिस्ट्री तो हमेशा रही होगी, मतलब कि डाइवर्सिटी जो है हमेशा रही होगी। और लोगों ने, चीफ ने, या फिर बाद में जब रूलर ओरिजिनेट हुए, डिवाइन थ्योरीज ओरिजिनेट हुई, तो रूलर्स ने भी डाइवर्सिटी को केटर किया, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया। लोगों ने भी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया, और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने का रीज़न ये था कि अपने पास, भारत के पास वेरियस रिसोर्सेज थे। इसी कारण से डाइवर्सिटी को जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो हमारे पास वो रिलीजन उभर कर आया जिसको हम हिंदुइज़्म बोलते हैं, जो कि इतना लिबरल था, उसने सभी थॉट्स को अपने अंदर समाहित किया। लेकिन अगर हम दूसरे रिलीजन्स को सिमेटिक, खास तौर पे जो सेमेटिक रिलीजन्स है, जुडाइज़म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ, अगर हम तीनों रिलीजन को हिंदुइज़्म से कंपेयर करें तो यहाँ पर ये चीज़ ओरिजिनेट होकर निकल के आते हैं, बिकॉज ये एक ही एरिया पे ओरिजिनेट हुए जहाँ पे रिसोर्स की कमी है, ठीक है। तो वहाँ पर रिसोर्स की कमी है, इसी कारण से यहाँ वहाँ पर एक ही टाइप के लोगों को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसी कारण से उनके अंदर जो लिबरलिज्म है, जो थॉट्स के प्रति जो सहनशीलता है, वो आई थिंक गायब है, ठीक है ना। तो इसी कारण से हिंदुइज़्म को इतना लिबरल, एंड जो सेमेटिक रिलीजन है उनको इलिबरल रिलीजन के तौर पर देखा जाता है, और देखा भी जाएगा, बिकॉज अभी तक उनके अंदर कोई भी मतलब कि सुधार खैर अभी तो बहुत ज़्यादा सुधार आया है जब से डेमोक्रेसी या फिर इन सब का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन फिर भी कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो कि अभी भी सुधार नहीं कर रहे हैं अपने आप को
डाइवर्सिटी को कैटर करने नहीं दे रहे हैं। उनको एक ही चीज़ चाहिए कि अगर एक कंट्री है तो उसको हम इस्लामिक घोषित कर देते हैं, या फिर क्रिश्चियन घोषित कर देते हैं, या फिर वो सब घोषित कर देते हैं जो कि वो उनकी एक फेथ, मेजोरिटी फेथ बोलती है, ठीक है ना। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग से ही जो भारतीय हैं उनको डाइवर्सिटी को समझना सीखना आया है। इसी कारण से भारत के अंदर ऐसा रिलीजन ओरिजिनेट हुआ जिसको, जो कि डाइवर्सिटी को कैटर करता था। तो इस चीज़ को स्पष्ट देखा जा सकता है 1947 के अंदर, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी थी कि लोगों ने बोल दिया ये नेशन तो सर्वाइव नहीं होगा, कि ये बाल्कनाइज हो जाएगा। लेकिन भारत के लोगों ने इसका प्रमाण दिया कि हम स्टार्टिंग पॉइंट से हम डाइवर्सिटी को कैटर करते आए और हम बैल्कनाइज नहीं हो जाएंगे, आप बैल्कनाइज हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं किसका, पाकिस्तान का। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, एंड पाकिस्तान ने अपना रिलीजन, स्टेट रिलीजन इस्लाम रखा, ठीक है ना। जैसे ही उसने ये रखा उस दिन ही उसका पतन हो गया था। बिकॉज मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ इस्लाम की, बट जो थॉट्स वो कैटर करते हैं, जो थॉट्स उस रिलीजन को मानने वाले लोग कैटर करते हैं कि अल्लाह सिर्फ एक ही हो सकता है, लोग जो हेवन में जाएंगे सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग जाएंगे, वो गलत है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सारे मुस्लिम नहीं, लेकिन जो कुछ जो होते हैं, मतलब कि जो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं जो कि बड़े अच्छे हैं, मैं मानता हूँ वो अच्छे हैं। एंड मैं खुद बहुत सारे सॉन्ग सुनता हूँ अल्लाह के ऊपर, ठीक है ना। तो मैं यही मानता हूँ कि डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट रिलीजन है, एंड जाना सबको गॉड के पास ही है, अचीव सबको वही करना है, लेकिन पाथ डिफरेंट हो सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो बेसिक सी बात यही है कि भारत की डाइवर्सिटी को कैटर करने के लिए जो बढ़िया थॉट है वो एक लिबरल फ्री डेमोक्रेसी, रिपब्लिक डेमोक्रेसी जो कि मेंटेन हो रही है, वो हमारे थॉट्स के साथ ही ओरिजिनेट हुई थी, जो कि हमारी एशियंट हिस्ट्री बिल्कुल मतलब कि एक इसका प्रमाण देती है कि कि अगर हम एशियंट हिस्ट्री को स्टडी करें तो हमें यही पता चलता है कि डाइवर्सिटी भारत के अंदर स्टार्टिंग से ही थी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। देखते रहिए एसएससी डिफेंडर्स। मिलते हैं कल किसी और लेक्चर के साथ जो कि हिस्ट्री पर ही होगा। देखते रहिए एसएससी डिफेंडर्स। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।